बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत फ़िलाको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन का टॉपिक इस्केमिक हार्ट डिसीज। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उन सबको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन ऑर्गन्स को, उन टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब उन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलती कैसे हैं? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, जितने भी टिश्यूज मौजूद हैं, उन सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ब्लड के जरिए से। ब्लड हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ब्लड ब्लड सप्लाई कैसे होता है पूरी बॉडी के अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से। यानी हमारा हार्ट जो है उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो ब्लड जो है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा हार्ट काम कर रहा है। हार्ट खुद भी बजाते खुद क्या है? एक ऑर्गन है। तो हमारे दिल को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ताकि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो क्या करेगा? ब्लड को आगे पंप कर सकेगा। तो वो ब्लड वेसल्स जिस तरीके से बाकी ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारा ब्लड, तो जिस तरह बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरीके से हमारे दिल को धड़कने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे दिल के मसल्स को भी ऑक्सीजन के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ताकि दिल अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो वो वाली ब्लड वेसल्स जो दिल को खून प्रोवाइड करती हैं ताकि दिल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर सके, प्रॉपरली धड़क सके, तो उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। ऐसी आर्टरीज या ऐसी ब्लड वेसल्स जो दिल को अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए खून प्रोवाइड करती हैं, उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब बात करते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज क्या होता है। इस्केमिक हार्ट डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है किसी वजह से। यहाँ तो उसके अंदर क्या हो जाता है? फैट डिपॉजिट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, और फैट की डिपोजिशन होने को, फैट के जमा होने को कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स, जो कोरोनरी आर्टरीज हमारे दिल के मसल्स को खून प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि उनमें फैट लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल कह लें वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिल की तरफ ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो सकता। जब दिल की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जा जाता है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द होती है। इसके अलावा हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज बेसिकली क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर फैट जमा हो जाए जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए या तंग हो जाए, और हमारे दिल को ठीक, दिल के मसल्स को ठीक तरीके से खून ना मिल सके, तब क्या होता है? चेस्ट पेन होती है या हार्ट अटैक होता है। इस कंडीशन को कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं और कोरोनरी हार्ट डिसीज भी कहते हैं। दो टाइप आ जाती हैं इसमें। इस्केमिक हार्ट डिसीज में दो टाइप्स आ जाती हैं डिसीज की। एक होती है एंजाइना, यानी दो कंडीशंस हो सकती हैं इस केस में। सबसे पहली कंडीशन जो हो सकती है वो हो सकती है एंजाइना। एंजाइना के केस में क्या होता है कि अगर तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, वो थोड़ी तंग हो गई है फैट की वजह से, तो दिल के मसल्स की तरफ जो खून जा रहा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? इस्कीमिया हो जाता है। और इस्कीमिया में क्या होता है कि हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई नहीं होती। यहाँ पे लिखा है इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड मसल्स। यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हार्ट मसल्स। तो जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट जमा हो जाती है या वो तंग हो जाती है किसी वजह से, तो हमारे दिल के मसल्स को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलती। इस कंडीशन में कौन कौन सी इलामात शो होती है? चेस्ट पेन, सीने में दर्द होती है, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होती है। इसके अलावा जो चेस्ट पेन होती है वो आपके बाजू तक भी जा सकती है, आपके जबड़े तक जाती है, आपके शोल्डर और आपकी बॉडी की बैक साइड पे जाती है। तो ये एंजाइना के कुछ सिम्टम्स होते हैं। दूसरी जो टाइप होती है इस्कीमिया हार्ट डिसीज की, वो होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब हार्ट अटैक किस वजह से आता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरी मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो जाती है, मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, अब उसमें से ब्लड पास नहीं कर सकता। जब उसमें से ब्लड पास नहीं करता तो हमारे दिल के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो दिल के मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो मसल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उनके डैमेज होने की वजह से ये कंडीशन क्या हो सकती है? हार्ट अटैक आ सकता है।
अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकता है? सबसे पहली बात तो स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनमें इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकता है, उन्हें एंजाइना पेन हो सकती है या उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो भी हार्ट अटैक की या इस्केमिक हार्ट डिसीज की वजह बन सकता है। कोलेस्ट्रोल, चिकनाई बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है, हाई कोलेस्ट्रोल, उसके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा हो गया है, तब भी उसे इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट को हो सकती है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल से मुराद है कि एक बंदा है वो ज्यादातर रेस्ट को ही प्रेफर करता है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करता, काम कोई नहीं करता। तो ये कंडीशन भी उसको, जब उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो ये कंडीशन भी इस्केमिक हार्ट डिसीज की तरफ लेके जा सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकती है। अब डायग्नोसिस, यानी हम कैसे शिनाख्त कर सकते हैं कि आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज है, आपको एंजाइना पेन हो रही है या आपको हार्ट अटैक आ रहा है? तो सबसे पहले तो मेडिकल केस हिस्ट्री। मेडिकल केस हिस्ट्री में क्या किया जाता है, वो पेशेंट की सारी मालूमात ली जाती है, उसका नाम, उसको क्या इलामत शो हो रही है, कब से ये इलामत शो हो रही है, कहाँ पे दर्द हो रही है और कौन कौन सी कंडीशन है, क्या इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री में, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कब से है, जब होती है क्या होता है, या ईच एंड एवरीथिंग मेडिकल हिस्ट्री में आ जाती है। उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने पे पता चलता है, या कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट वगैरह जैसे हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का की जाती है पेशेंट की। अगर किसी बंदे को चेस्ट पेन है तो उसकी ईसीजी की जाती है। ईसीजी में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड्स कुछ मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स पेशेंट के चेस्ट पे, उसके सीने पे लगाए जाते हैं, उसके बाजू पे और उसकी पाँव के नजदीक टांग पे लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स फिर क्या क्यों होता है, एक मशीन के साथ, ईसीजी मशीन के साथ कनेक्ट होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, चेस्ट पे, आर्म पे और पाँव पे, तो उसके बाद वो ईसीजी मशीन को जब ऑपरेट किया जाता है तो हमारे पास एक ग्राफ हासिल होता है। वो ग्राफ हमें दिल की नॉर्मल हार्ट रिदम के बारे में बता रहा होता है, हार्ट बीट के बारे में बता रहा होता है। उस ग्राफ में अगर उस ग्राफ में वो ग्राफ को देखते हुए पता चल जाता है कि अगर तो वो हार्ट के जो ग्राफ पेपर के ऊपर बने होते हैं ग्राफ से, वो ठीक है तो ठीक। अगर उसमें थोड़ी सी खराबी आ रही है, थोड़ी रिदम अप डाउन हो रही है, तो उस चीज से हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जो है वो दिल का कोई मसला है। दूसरी हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं तरीका है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड स्कैन की तरह की एक स्कैनिंग टेक्निक होती है जिसमें पेशेंट के इस इकोकार्डियोग्राम का बेसिकली काम क्या होता है कि दिल को और उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को स्कैन करना। जिस तरीके से ये डायग्राम में दिखाया गया है कि वो डॉक्टर है, उसने पेशेंट के चेस्ट के ऊपर वो एक मशीन सी रखी हुई है और वो स्क्रीन में उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेसिकली ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक ही होती है जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये क्या करती है, हमारे दिल के फंक्शंस को, हमारे दिल की जो फंक्शनिंग है उसको डिटेक्ट करती है, और जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उसको इस स्क्रीन में देखा जाता है इकोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हुए, जिससे पता चलता है कि दिल को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तीसरी जो टेक्निक होती है डायग्नोसिस में वो होती है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब कोरोनरी एंजियोग्राफी में बेसिकली क्या किया जाता है, इस केस में पेशेंट के टांग में एक ब्लड वेसल्स के जरिए से एक छोटी सी थिन ट्यूब बॉडी के अंदर भेजी जाती है दिल की तरफ, ठीक है। ब्लड वेसल के जरिए से एक ट्यूब, छोटी सी थिन ट्यूब होती है जिसे हम कैथेटर का नाम देते हैं, वो हम अपने दिल की तरफ भेजते हैं। वो ट्यूब दिल की तरफ जाते हुए क्या करती है कि जहां पे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है उसके आगे छोटा सा एक कैमरा सा लगा होता है, छोटा सा होता है। तो वो क्या करता है कि जब हम उसे ब्लड वेसल में भेजते हैं तो वो अंदर सारा स्कैन होता जाता है और स्क्रीन पे सब नजर आता जाता है। जिस जगह पे ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज होता है, ब्लड वेसल तंग होती है, वहां पे ये हमें एंजियोग्राफी के जरिए से पता चल जाता है कि ब्लड वेसल क्या है, तंग है। तो ये तरीका होता है एंजियोग्राफी का, जिसमें एक छोटा सा थिन ट्यूब भेजी जाती है दिल की तरफ, ठीक है। और उस ट्यूब के को कैथेटर कहा जाता है, और जब वो दिल की तरफ जाती है तो जिस जगह पे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होगी वो उस ब्लॉकेज को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। इसे कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब डायग्नोस करने के बाद, जब बीमारी की तशखीस हो जाती है, उसके बाद अब क्या करना होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी उसको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। उसकी जिंदगी गुजारने की जो तरीके है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। सबसे पहला चेंज तो जो होता है वो उसको चाहिए बैलेंस डाइट। उसे ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए
जो उसके हार्ट के लिए मुफीद हो। जैसे कि उसे कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, चिकनाई वाली चीज़ों का। इसके अलावा उसे नमकियात का इस्तेमाल कम करना चाहिए। यानी जो चीज़ें दिल के लिए नुकसानदेह हैं उसे उसको अवॉइड करना चाहिए और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग रोक देनी चाहिए, उसको अपने वेट के ऊपर, वजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उसका वेट अगर कंट्रोल रहेगा तो उसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन तरीकों से थोड़ा वो अपने दिल के आर्जे से थोड़ा सा बेटर हो सकता है अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाके। दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो होती है मेडिकेशन के जरिए से मेडिसिन दी जाती हैं उन रिस्क फैक्टर्स जो कि हार्ट अटैक की या एंजाइना की वजह बनते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, या हमारा जो ब्लड फ्लो है दिल के मसल्स की तरफ उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। जैसे एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स दिए जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये क्लॉट क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो एंटी प्लेटलेट एजेंट क्या करते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स प्लेटलेट्स को क्लॉट होने से बचाते हैं, खून को जमने से बचाते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अंजाइना या हार्ट अटैक किस केस में आ रहा था, जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज हो रही थी। वो ब्लड के क्लॉट बनने की वजह से भी हो सकती है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकती है, वो फैट की वजह से भी हो सकती है। तो एंटी प्लेटलेट एजेंट दिए जाते हैं ताकि जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग ना हो ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स तंग ना हो। दूसरा उसको दिए जाते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो होती हैं ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं ये हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा टैकीकार्डिया यानी जो दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट टू बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया के लिए इस्तेमाल होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का काम होता है कि इन्होंने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। ब्लड प्रेशर को कम करके, जाहिर सी बात है, हमने पहले फैक्टर पढ़ा था रिस्क फैक्टर, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी क्या हो रहा था, एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता था। तो अगर हम अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेंगे तो हम इस बीमारी से खुद को महफूज रख सकेंगे। इसके अलावा मेडिकेशन के अलावा कुछ प्रोसीजर्स बाज़-औक़ात रेकमेंड किए जाते हैं ताकि दिल की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको रिस्टोर किया जा सके। तो जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है एंजियोप्लास्टी और स्टंट रिप्लेसमेंट। इस केस में क्या किया जाता है कि जो हमारी ब्लड वेसल तंग हुई होती है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से वो ब्लॉक हो गई है, तो उस तंग ब्लड वेसल में हम स्टंट डालते हैं। स्टंट क्या किसे कहते हैं, छोटी सी ट्यूब्स लाइक मटेरियल होता है, ये अलॉय का या मेटल का बना होता है। तो अब इसको स्टंट प्लेसमेंट किस तरीके से की जाती है, या इसको एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। इसका मेथड क्या होता है कि वो वाली ब्लड वेसल जिसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो गई होती हैं, हम एक कैथार्टर के जरिए से वहां पे अपना स्टंट भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, कैथार्टर एक छोटी सी सॉरी बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जिसके एंड पे लगा होता है बलून, और उसके आसपास हमने लगाया होता है अपना स्टंट। हम क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई होती है उसकी तरफ अपना कैथार्टर भेजते हैं। जब कैथार्टर उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, पहली ब्लड वेसल में उन्होंने दिखाया है कि जो ब्लड वेसल है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, चिकनाई की वजह से, फैट की वजह से बंद है। दूसरे मेथड में उन्होंने वहां पे कैथार्टर भेजा है। इस कैथार्टर के आखिर में क्या लगा होता है, एक बलून सा लगा होता है। जब उस जगह पे जहां पे ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है ये कैथार्टर पहुंच जाता है, तो क्या किया जाता है, बलून को फुलाया जाता है, जैसे कि तीसरे स्टेप में दिखाया गया है। जब बलून फूल जाता है तो उसके आसपास जो मौजूद स्टंट होता है वो भी क्या हो जाता है, वहां पे फैल जाता है। जब वो स्टंट फैल जाता है तो बलून को वहां से रिमूव कर लिया जाता है। अब उस स्टंट ने क्या कर दिया, चौथी डायग्राम में, कि हमारी ब्लड वेसल्स को खोल दिया, खून के गुजरने के लिए रास्ते को क्या कर दिया, थोड़ा फैला दिया। तो पहली डायग्राम में देखिए ब्लड वेसल कितनी तंग थी, और चौथी डायग्राम में क्या है कि ब्लड स्टंट डालने की वजह से वो ब्लड वेसल क्या हो गया, खुल गई है। अब ब्लड फ्लो जो है वो इजी हो जाएगा, ब्लड के गुजरने का रास्ता उसको मिल गया है, तो ब्लड इजिली पास हो जाएगा, और इस तरीके से क्या किया जाता है, एंजाइना से या हार्ट अटैक से बचा जाता है। जो दूसरा मेथड होता है ट्रीटमेंट का वो होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, यहाँ से सीने पे जहाँ पे अपनी स्टर्नम बोन होती है वहां से ऑपरेशन किया जाता है, किया किया जाता है कि हमारी बॉडी के किसी और पॉइंट से हमारी ब्लड वेसल का एक छोटा सा पीस लिया जाता है, और दिल की जो ब्लड वेसल तंग हुई होती है हम उसके स्टार्ट में
और उसके एंड पे वो वाली ब्लड वेजल्स को कनेक्ट कर देते हैं जो हमने बॉडी के किसी और पॉइंट से ली थी। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू से कलर की आपको एक ब्लड वेजल सी दिखाई गई है, उस ब्लू कलर की ब्लड वेजल नीचे की साइड से देखिए तो जहाँ पे दूसरी ब्लड वेजल येलो कलर से शो हुई है, वहां पे ब्लड वेजल की हुई थी ब्लॉकेज। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे ब्लॉक है उसके नीचे और उसके ऊपर की साइड पे हमने तो बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट से ब्लड वेसल को रिमूव करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये हमने इंसर्ट क्यों किया है, ताकि यहाँ से ब्लड के गुजरने के लिए एक दूसरा रास्ता हम उसको प्रोवाइड कर दें। जब दिल की ब्लड वेसल कोरोनरी आर्टरी मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बाईपास इस्तेमाल करते हैं, तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम बॉडी के किसी और जगह से ब्लड वेसल को लेके उसे ब्लॉक हुई हुई ब्लड वेसल के स्टार्ट में और एंड में इंसर्ट करके ब्लड के गुजरने के लिए एक अलग से रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिल से फिर जो ब्लड होगा वो उस तंग वाली ब्लड वेसल से गुजरने के बजाय जो हमने एक बाईपास के जरिए से ब्लड वेसल लगाई है उसमें से गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से दिल के मसल्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और दिल अपना प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।